नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है जो चुन चुन कर घुसपैठियों को देश से बाहर करने का प्रण ले रही है। घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कि सो कॉल्ड मोदी विरोधी इकोसिस्टम तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए गजनी और लोधी जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन करने में जुटा हुआ है। आने वाले समय में बंगाल, असम और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जहां घुसपैठियों को बाहर निकालना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर रहे। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के प्रस्तावित दूसरे परिसर की आधारशिला रखी। करीब 1715 करोड़ रुपए की सौगात असम को दी गई। इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठ को हथियार बनाकर वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही घुसपैठियों पर हमलावर हैं। हिमंता के मियां वाले बयान पर मोदी विरोधी पार्टियां पलटवार कर रही हैं। कई मौलाना भी हिमंता पर नफरती राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक विवादित बयान सामने आया है। हामिद अंसारी सोमनाथ वाले गजनी और लोधी जैसे विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तानी बता रहे हैं। बीजेपी इस मानसिकता पर सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पूर्व विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने गांधी जी के स्वदेशी और अहिंसा वाली सोच को प्रेरणा बताया। कांग्रेस नेताओं ने भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी राजनीति पर उतर आई। कांग्रेस नेता खुद को गोडसे के दौर में गांधी के साथ बताने लगे और नफरत फैलाकर सरकार पर गांधी की विचारधारा को मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया। लेकिन मैं सवाल पूछती हूं कि इस देश में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने को मोदी विरोधी अगर नफरत फैलाना मानते हैं, तो फिर देश को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करना क्या है? इसका जवाब कौन देगा? क्या पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान देश को लूटने वाली ताकतों को महिमा मंडन करने जैसा नहीं है क्या? हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये वही हामिद अंसारी हैं जो कभी देश में अलगाव और इंटॉलरेंस का माहौल बनने की बात कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि ये वही हामिद अंसारी हैं जिन्हें ये लगता है कि दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत जमानत नहीं दे रही, वो देश के युवा नेता हैं, राष्ट्र प्रेम से भरे हुए हैं। आज वही हामिद अंसारी विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तानी बताकर उन्हें कवर फायर दे रहे हैं। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके बयान को सही बताने में जुटे हुए हैं। सुनिए ये बयान। और जहाँ तक हामिद साहब का सवाल है, वो एक स्कॉलर हैं, वो विदेश मंत्री में सचिव रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका अध्ययन, उनका ज्ञान हम सब लोगों से ज़्यादा है। और जो बात उन्होंने कही है, अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को उल्टा जाए तो किसी हद तक ये सही है। देखिए, मुझे लगता है वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अगर हम इतिहास में जाएंगे तो सबके अपने तर्क, सबकी अपनी बातें निकलेंगी। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना इस देश में कोई नई बात नहीं है। कभी कोई बाबर तो कभी कोई औरंगजेब का गुणगान करता आया है। हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है और बयान को मुगल मानसिकता वाली सोच बता रही है। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को। लुटेरों को अपने से जोड़ते जोड़ते समाज का कुछ वर्ग अब पूरे भारत को लुटेरों से जोड़ने लगा है। और यह बहुत दुखद बात है कि श्री हामिद अंसारी जी, जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो इस प्रकार की बात करें, जबकि फैक्ट ये है
वास्तविकता यह है कि जितने भी मुगल बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के शासन किया है। जैसे जितने वॉइस रॉय थे वो किंग या क्वीन के बिहाफ पे शासन करते थे, उसी प्रकार समस्त मुगल बादशाह बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। सो कॉल्ड इकोसिस्टम विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तानी बता रहा है, लेकिन घुसपैठियों पर चुप रहता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण है कि देश से एक एक अवैध घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। आज असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने इसी प्रण को दोहराया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले से ही घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब हिमंता के मियां वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विरोधी बयान को मुस्लिम विरोधी और नफरती बताने में जुटे हैं, जबकि हिमंता सफाई दे चुके हैं, लेकिन आरोपों की झड़ी लगी हुई है, चुप होने का नाम नहीं ले रहे। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मरतबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किससे घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था, आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों के विरोध में इतना उतर आए हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो जब दूसरों को निशाना बनाओगे तो पलट करके आपको भी कहा जाएगा, तो आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तानी बताने की कोशिश हो रही है? सवाल नंबर 2, असम से अमित शाह का घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार, विरोधियों में क्यों मचा है हाहाकार? सवाल नंबर 3, मियां विवाद में क्या सचमुच टारगेट पर मुसलमान या फिर वोट बैंक के लिए भड़काने वाला प्लान? सवाल नंबर 4, राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर भी राजनीति कौन कर रहा है, कौन नफरत फैला रहा है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हैं, प्रोफेसर अतिकुर रहमान राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट उमर जुनैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन मेरा पहला सवाल फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को जाता है। और फराज किदवाई, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आज ये अंसारी साहब का जो स्टेटमेंट आया है, ये बस यूं ही नहीं आ गया। ये पहले भी कह चुके हैं अंसारी साहब कि इस देश में मुस्लिम महफूज नहीं है, इस देश में इंटॉलरेंस है, अनसर्टेनिटी रहती है, मुस्लिम बहुत डरा हुआ रहता है। ये उन्होंने पहले कहा है। आज तो शायद इतिहास ही बदल कर रख दिया जब कह दिया कि महमूद गजनवी, जिसने इस देश की पता नहीं कितने हिंदुओं को मारा और कितने मंदिरों को लूटा, वो भी अब इनको हिंदुस्तानी नजर आते हैं, इस देश के नजर आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बात है कि चुनाव आ रहे हैं और अब बंगाल, असम से होकर यूपी तक एक बार फिर इकोसिस्टम उसी तरफ जा रहा है, जबकि डेमोग्राफी के आंकड़े कुछ और ही दिखा रहे हैं। नविका जी, देखिए, शुरुआत आपने इतिहास से की,
तो हमारी समस्या यह है नाविका जी कि इतिहास को हम पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसे हम एक अभियोग पत्र और एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री जो है नाविका जी, वो कोई एक बहुत पवित्र ग्रंथ नहीं है जिसको सर पर रख करके उसको वो किया जाए। इतिहास एक पोस्टमार्टम है नाविका जी, जिसमें दर्ज है कि किसने किसको मारा, क्यों मारा, कैसे मारा और तमाम तरह की चीजें हैं। आपने अभी बात की हामिद अंसारी साहब की। देखिए क्या है कि इतिहास को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने तर्क हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं तो, क्योंकि सुधांशु जी बैठे हुए हैं और मैं एक बात आपके चैनल पर बोलता हूं कि मुझसे सुधांशु जी बहुत मेहनत करवाते हैं, क्योंकि जिस पैनल में सुधांशु जी हों वहां पर आए बाएं शाएं करके आप बात नहीं कर सकते हैं, आपको तर्कों से बात करनी होती है। तो मैं रोमिला थापर की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि इतिहास की बात हुई, मैं इरफान हबीब की बात भी नहीं करूंगा, मैं एजी नूरानी की भी बात नहीं करूंगा, मैं रामचंद्र गुहा की भी बात नहीं करूंगा। आपने अभी मुगलों की बात की और तमाम लोगों की बात की। जदुनाथ सरकार जी की एक किताब है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। इत्तेफाक से उसके हमको पेज नंबर 3 पे एक चीज मिली जो वो औरंगजेब के लिए कहते हैं। अब सुनिए आप, 2 लाइनें खाली मैं पढ़ूंगा, है तो पूरा पैराग्राफ। द लाइफ ऑफ औरंगजेब वॉज वन लॉन्ग ट्रेजिडी। उसके बाद में तमाम चीजें लिखी हुई हैं और फिर 2 लाइनें, एंड येट दिस किंग वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ एशिया इन इंटेलिजेंस, कैरेक्टर एंड इंटरप्राइज। उसके बाद में फुल स्टॉप। और यह किताब भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पर है नाविका जी, जदुनाथ सरकार की इस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो अब आप यहां पर मैं यह जानना चाहता हूं आपसे, या जो भी इस पैनल में बताना चाहे, कि जदुनाथ सरकार जी की वो किताब जो भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट पर है, उन्होंने ऐसा लिखा। और उन्होंने एक चीज लिखी है इसी किताब में कि औरंगजेब का शासन, वो आगे गए कि औरंगजेब का शासन हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यह तो सबको पता है। लेकिन उसके अगले पेज पर लिखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए भी बुरा था। तो मैं नाविका जी ये बोल रहा, और हां, यहां पर मोहन भागवत जी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। मोहन भागवत जी, आप गूगल करिएगा, उन्होंने एक बात बोली थी कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में लगभग 80% लोगों को शिक्षा प्राप्त थी और उस समय बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी नाविका जी, और तब जातियों में भेदभाव भी नहीं था। तो ये मोहन भागवत जी किसके कसीदे पढ़ रहे थे? अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? एक। दूसरा, आप फराज किदवाई, अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी दवा लेनी पड़ेगी, चक्कर आ रहे हैं आपके इतिहास का इंटरप्रिटेशन देख के। मैं समझ रही हूं कि आप औरंगजेब पर आ गए। मैं महमूद गजनवी की आज बात कर रही हूं, आप औरंगजेब पर आ गए। मतलब कि जो मिल जाए कवर फायर देना है, कवर फायर के लिए चलिए यही सही। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल कुछ, जवाब कुछ, इरा कुछ, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ, और ये इतनी सारी तैयारी करके आने के बाद फराज किदवाई का ये हाल है, तो बिना तैयारी के आएंगे तो क्या होगा? सुधांशु त्रिवेदी, मुझसे ना बुलवाइए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जो कुछ हामिद अंसारी जी ने आज किया है, उन्होंने बता दिया कि पहले लुटेरों को अपना बनाने से लेकर अब लुटेरों को पूरे भारत का बनाने तक पे वो जुट गए। यानी लुटेरों के साथ आत्मीय संबंध उनका नहीं छूट रहा है, चाहे जैसा भी लुटेरा रहा हो, मगर उसको जस्टिफाई करना है। और फराज किदवाई साहब ने, देखिए, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मगर क्या छांट के निकाला। क्या औरंगजेब की महानता कहीं से जस्टिफाई हो जाए? यही प्रॉब्लम है मुस्लिम इंटेलिजेंसिया में, फ्रॉम हामिद अंसारी टू फराज किदवाई। मगर फराज भाई, आपने लगता है यदुनाथ सरकार की कौन सी किताब में एक लाइन देखी? अब मैं बगैर किताब देखे बता रहा हूं। मसीर आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 78 से 94 तक। वो कहते हैं 16 अप्रैल 1669 को बाकायदा औरंगजेब ने फतवा जारी किया कि काशी विश्वनाथ से लेकर पुरी तक के सारे मंदिरों को ढहा दिया जाए। सितंबर 1669 में कहा गया कि साहब फौज भेज दी गई। फिर उसके बाद कहा गया कि मई 1670 में कि ढहा दिया गया और फिर उनको मस्जिदों की सीढ़ियों पे लगा दिया जाए। भाई साहब, इसके बाद कोई किंतु परंतु रह जाता। और फिर भी जो इतिहास के बहुत से लोग हैं नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार का इतिहास देखना चाहते हैं। अगर हकीकत देखनी है तो आईने अकबरी पढ़िए। कितने लोगों ने आईने अकबरी पढ़ी है? आईने अकबरी के पहले चैप्टर में
3/4 सिर्फ अकबर की जन्म कुंडली के ऊपर है। हां, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, और उसी को अकबर की महानता का आधार माना गया है। मगर ये लेफ्टिस्ट क्या करेंगे, अकबर महान था इन्हें अकबरी में, ये निकालो। फिर वहीं पे अबुल फजल क्या लिखता है, बादशाह सलामत की तो मेरे ऊपर इतनी रहमत है कि 24 किलो गोश्त मुझे रोज खाने को देते हैं। भाई साहब 24 किलो गोश्त कौन आदमी खा सकता है? उसमें रूहों का वर्णन है, चलने वाली दीवालों का वर्णन है, जिन्नातों का वर्णन है। भैया वो सब नहीं, सेलेक्ट करना है कहां से क्या होता है। इसके लिए मैं भी एक बड़े ऐसे इतिहासकार को कोट करता हूं जिनको नोबेल प्राइज मिला, वीएस नायपॉल। 2003 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है। उसने कहा भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरे के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता है। कोई ब्रिटिश नहीं कहता कि जो जर्मन ने लिखा वो ऑथेंटिक है, कोई फ्रेंच नहीं कहता जो इटालियन ने लिखा ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा उससे भी बुरी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरों के लिखे इतिहास में भी लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। वेनसोंग इत्सिंग फाइयान निकेतिन जो रशियन था, मार्को पोलो, उसने अच्छा लिख दिया, और अगर इवन जो मेगास्थनीज ने भी अच्छा लिखा, वो नहीं जो गजनी ने लिखा होगा, गोरी ने के लोगों ने लिखा होगा, मुगलों ने लिखा होगा, अंग्रेजों ने लिखा होगा, जो हमें लूटने आए थे, उसका इतिहास। और अब क्या बताएं, लास्ट में मैं पूरी विनम्रता के साथ, क्योंकि वो भारत के इतने बड़े पद पे रह चुके हैं, तो उनके लिए कोई व्यक्तिगत असम्मान नहीं करना चाहता, पर एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। बिल्कुल, और ये नजर आता है, ये सबको नजर आता है। और मैं उमर जुनैदी साहब से पूछना चाहती हूँ। उमर जुनैदी साहब, अरे भाई, महमूद गजनवी को जो भाई बना ले, फिर उसके साथ क्या हम बात करें घुसपैठियों की। आप जरूर खिलाफ होंगे एसआईआर के, घुसपैठियों की पहचान हो जाए इससे, क्योंकि आप तो उनको भाई मानते हैं। तो ये जो अंदर रह रहे हैं घुसपैठिए, ये तो भाई लगेंगे ही। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ कवर फायर के लिए इतना जोखिम उठा लेते हैं आप? और मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी भी आपने आंकड़ों की तरफ देखने की कोशिश की है? और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े आपको बता देंगे, इस देश में जो हिंदुओं की तादाद है 84% थी 1950 में, घट गई है लगभग 7% से 78% के करीब हो गई है, 77% के करीब। मैं पूछना चाहती हूं कि फिर भी मुसलमान इतना असहाय महसूस करता है, जबकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। लगभग 9 साढ़े 9% से अब 16 17 18% के करीब तक हो गई है। और आंकड़े बता रहे हैं बंगाल की कहानी, असम की कहानी, यहां डेमोग्राफी का क्या चेंज हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, सिर्फ इस देश में मुस्लिम अनसेफ है का थियोरी चलाने के लिए ये कवर फायर के महमूद गजनवी भी आपको अपने भाई और हिंदुस्तानी नजर आते हैं? नाविका जी, बहुत लंबा सा सवाल आपने पूछा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, मेरा जवाब पूरा लेंगे आप। जिस तरह से बात हो रही है गजनी को भाई बताने की, तो मैं नहीं समझता हामिद अंसारी साहब ने महमूद गजनी को अपना भाई बताया है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि वो जिनको अफगानी इन्वेडर कहा जाता है, मुगल इन्वेडर कहा जाता है, वो असल में हिंदुस्तानी लुटेरे थे। तो बोलने का मकसद मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। आज की जो बात हो रही है, हमें औरंगजेब के बारे में सवाल पूछा जाता है, जबकि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और औरंगजेब की जब हम बात करते हैं, कुछ अच्छे काम उनके हम गिनवाते हैं, तो कहते हैं औरंगजेब को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब ने फतवा बता दिया, ये फतवा उस वक्त का है, लेकिन आज तो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने एक खुद फतवा मीडिया में डाल दिया। रिक्शा वाला 5 रुपया वो बोलता है तो उसको 4 रुपया दे दो। ये फतवा को आप नहीं देखेंगे, आप गजनी की बात पूछेंगे। अगर बोला भी है तो हिंदुस्तानी लुटेरा बोले तो क्या गलत बोला है? कि आज का जो मैप है अफगानिस्तान, वो महमूद गजनी तो वहीं से आया था ना, तो उसको हिंदुस्तानी लुटेरा ही तो कहेंगे। और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठियों को एसआईआर के खिलाफ में बात करने की, ये संवैधानिक हक हमें मिलता है भारत के संविधान के द्वारा, और इसका हम उपयोग करते रहेंगे। जो चीज हमें पसंद नहीं आती उसका खिलाफ में बात करेंगे, ये डेमोक्रेटिक राइट है। अगर इस पे कोई बात करता है तो व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी करना
उसको पूरे समाज के साथ में जोड़ना। अरे ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो औरंगजेब को नहीं मानते होंगे। आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो औरंगजेब के मजार पर, कब्र पर नहीं गए होंगे, लेकिन भाजपा के नेता गए हैं, कांग्रेस के नेता गए हैं और दूसरे दलों के नेता गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान औरंगजेब की प्रशंसा करता है और मुसलमान औरंगजेब को मानता है। औरंगजेब एक बादशाह था। बाबर की मजार पर जा जाकर हर पुष्ट में आप चले जाते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि भाई कुछ लेना देना नहीं है। मैं सुधांशु जी आपको मौका देती हूँ, जवाब दें। हाँ, बस मैं जल्दी से जवाब देता हूं ताकि और भी जो विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं उनका भी हमें सुनने का मौका मिले। भाई साहब, एक बात तो बहुत मानना पड़ेगा, हामिद अंसारी साहब ने एक बात तो बहुत घातक अटैक कर दिया है सेकुलरिस्टों के ऊपर। जब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, तो ये लोग जो भाषण देते हैं कि इतने साल में कौन सा हिंदू खत्म हो गया, भाई साहब हिंदुस्तान का खत्म हो गया हिंदू, बताइए बलक बुखारा में बचा नहीं, सही बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके आगे आज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस समय ये वेनसोंग आया है चाइना से, इस पूरे इलाके में बौद्ध संघग्राम थे। इतना ही नहीं था, ये पूरी तरीके से यहां पर सूर्य विहार थे, सब गायब हो गए भाई साहब। उसके अलावा काबुल चला गया, लाहौर से चले गए, रावलपिंडी से चले गए, पेशावर से चले गए, ढाका से चले गए, चिटगांव से चले गए, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से चले गए, मल्लापुरम से चले गए, मालदा से चले गए, 24 परगना से चले गए, दुबरी और बरपेटा से चले गए, और जिस शहर में रहते हैं उसके पुराने इलाकों से चले गए भाई साहब। उसके बाद भी कहते हैं कुछ हुआ नहीं था। तो जो ये सेकुलरिस्ट पाठ पढ़ाते हैं कि इतने सालों में हिंदू धर्म का क्या नुकसान हुआ, ये आंखें उठा के देखो। और फिर मैं उसके बाद जो कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि ये यहां पर थे वो वहां पर थे, तो हम ये भी बताना चाहते हैं भाई साहब, एक दौर में सिर्फ यहीं तक नहीं था। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करें, रशिया में 2 नदियां हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है मोक्ष, और काम नदी वोल्गा की ट्रिब्यूटरी है। काम और मोक्ष सीधे वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। आज का जो इराक है, वहां एक मितानी अभिलेख मिला था जिसपे 2 राजाओं ने किस चीज के ऊपर किया है, उन्होंने बाकायदा इंद्र और जो अर्यमा वैदिक मित्र यानी वैदिक देवताओं को साक्ष्य मानकर किया है। और जुनैद साहब और भी ध्यान करिएगा, जापान में एक देवी हैं बैजेंटीन, जो हाथ में वीणा लिए हैं, व्हाइट लोटस पे बैठती हैं, विजडम की देवी हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो सरस्वती जी का स्वरूप है। और वेस्ट में जाइएगा, मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास ढूंढिएगा, हॉन्डुरास में एक देवता हैं जो माने गए हैं मंकी गॉड, और वो जानते हैं ऐसे घुटना टेक के हाथ में गदा लेके बैठे हैं, तो कोई बताने की जरूरत नहीं था। और अगर यह था तो जो उस समय अगर आप उस ढंग से देखेंगे तो भारत जो था एक वैश्विक राष्ट्र था, जो कि सारे, और ये जो आपका अफगानिस्तान का इलाका है बलक, यही वैदिक काल का वाहिक है, जो टर्की का इलाका यही वैदिक काल का अरट्ट प्रदेश है, ये अरब का इलाका यही वैदिक काल का अरब प्रदेश है। इसलिए मगर एक बात पे आंखें खोल दी, मैं धन्यवाद दूंगा हामिद अंसारी साहब को कि भाई देख लो कितनी कटाई हुई है, और कटते 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 जो इंडोनेशिया से लेके और वहां तक थे, अब कहां तक रह गए हैं। और उसके बाद भी ये चूरन मिलाया जाता है कि मिटती नहीं हस्ती तुम्हारी। हकीकत तो ये है, काबुल, पेशावर, ढाका, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और चटगांव में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, अब तो कश्मीर में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी, और तमाम जिलों में दिखती बस्ती नहीं तुम्हारी। कहते रहो बिल्कुल। और मैं आतिकुर रहमान साहब, एक मिनट, आतिकुर रहमान साहब पब्लिक सवाल पूछ रही है। रमन राठौर का जयपुर से सवाल है, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले सो कॉल्ड इकोसिस्टम की मुगलिया सोच कब जाएगी? सुरेंद्र भदौरिया उन्नाव से पूछ रहे हैं, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात आते ही मोदी विरोधियों के पेट में दर्द क्यों होता है? हिमा दास गुवाहाटी से पूछ रही हैं, हिमंता के बयान को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ने वाले नेता क्या मियां और मियां में फर्क नहीं समझते? ये सवाल है पब्लिक का। तो ये सब नैरेटिव्स है। नाविका जी, आपके दर्शकों को और सवाल पूछने वालों को मैं जवाब दूंगा कि ये नैरेटिव सेट किए हैं बीजेपी आरएसएस ने, इनमें हकीकत बहुत कम है। मुगलों से कोई लगाव होना नहीं चाहिए हमको, और न ही इतिहास के उन पन्नों से हमको कोई लगाव होना चाहिए जिन्होंने किसी भी तरह से देश को नुकसान किया। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहूंगा, आप बताइए ना, फर्क बताइए आप पब्लिक को, पब्लिक का सवाल प्रोग्राम में आप बैठे हैं, कि मुगलों में और दिल्ली सल्तनत में फर्क क्या था? सारे के सारे मुसलमान थे,
लेकिन दिल्ली सल्तनत के कितने बादशाह यहाँ पर रह गए और मुगल कितने यहाँ पर रह गए? क्या जो यहाँ पर रह गए रच बस गए कि उन्होंने रामायण, महाभारत, वेदास का पर्शियन अनुवाद करवाया, उनको भी आप देशद्रोही मानोगे? आप अकबर के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं पाते हो। औरंगजेब पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है। अरे आप हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पेश क्यों नहीं कर पाते हो? जब अबुल फजल आईने अकबरी लिख रहे थे तो उस कोर्ट के अंदर कितने हिंदू क्रॉनिकलर्स थे? आपको एक का भी नाम पता है? आपने उन क्रॉनिकलर्स की नीति रीति को जारी क्यों नहीं रखा? आरएसएस को नाविका जी 100 साल हो गए। आप बताइए कब आरएसएस ने इन हिस्टोरियंस के बदले में कोई ऐसे हिस्टोरियन पैदा किए हो जो भारत को बताए कि भाई ये हमारी प्राचीन हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को पढ़े, लेफ्ट लिबरल हिस्ट्री को ना पढ़े। क्यों लेफ्ट लिबरल हिस्ट्री हिस्टोरियन ने हमको पढ़ाई हिस्ट्री? क्या बात थी? आरएसएस सो रही थी और आपने अपने क्रॉनिकलर्स क्यों डुबा दिए थे? आप खाली छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। पब्लिक का सवाल है कि हामिद अंसारी साहब कहें महमूद गजनवी भारतीय था तो भी सवाल जो है वो आरएसएस और बीजेपी से है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आनंद जी आ रही हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, महमूद गजनवी भारतीय था तो कहिए ना कि गांधार देश का रहने वाला था, महाभारत वाली गांधारी का देश था, दुर्योधन का ननिहाल था। बोलिए ना, फिर बोलिए ना कि लवपुर जो लाहौर है वो भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था। अरे भाई अखंड फिर भारत में अफगानिस्तान आएगा कि नहीं आएगा? भाई मैं वही तो मैं बात कहना चाहता हूं। अखंड भारत में तो बोलिए ना, आएगा कि नहीं आएगा? कहिए ना कि वो महाभारत का हिस्सा था तो कहेंगे महाभारत काल्पनिक है। बड़ी मजेदार बात है, सुनिए। अब अपने अपने टर्न पे बोलिए। यही लेफ्ट हिस्टोरियन जब ये सिद्ध करना होगा कि वो महाभारत के काल से हमारा हिस्सा था तो वो भारत का हिस्सा है मगर महाभारत काल्पनिक है। गजब आप लोग टोपी पहनाते हैं। अपनी बात जैसी सिद्ध करनी होती वैसे कर लेते हैं। अब अतीकुर रहमान साहब आपने कहा तो हाँ ठीक है, मुगलों में के टाइम में भी ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बताइए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया और क्या नाम रखा? करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया जी नहीं, दारा शिकोह ने करवाया। और नाम और क्या नाम रखा किताब का नाम? हाँ, क्या नाम रखा? यही मैं कह रहा हूं, नहीं पता है। सिर्रे अकबर, सिर्रे अकबर का फारसी में मतलब होता वर्ड्स ऑफ गॉड। मगर आपने दारा शिकोह, अब देखिए नाविका जी अपने टर्न पे बोलिए भाई साहब। दारा शिकोह का नाम नहीं पता है, जयंती मनाना तो दूर, और औरंगजेब को आकर रहमतुल्लाह अलैह बोल के टीवी के ऊपर कितनी डिबेटें हुई हैं। अलाउद्दीन खिलजी को, अब सुनिए, पद्मावत मूवी बनी थी। पद्मावत मूवी जिस पद्मावत के ऊपर बनी है, महाकाव्य के ऊपर, उसे लिखने वाला मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हत्यारा कहा, राणा रतन सिंह की तारीफ की, मगर कोई मलिक मोहम्मद जायसी की कब्र पे आज तक जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा होगा। अलाउद्दीन खिलजी को आकर रहमतुल्लाह अलैह बोला है। भाई साहब ये बताइए, इतने बड़े की कब्र पर जाते हैं, औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, लेकिन नहीं दारा शिकोह की कब्र पर नहीं जाते। बिल्कुल सही कहा। और आज अतीकुर रहमान, माफ कीजिएगा अतीकुर रहमान, आज आप थोड़ी अनस्कॉलरली बातें कर रहे हैं। लगातार बोलना, सुधांशु जी को बोलने ना देना, और आपका इतिहास की नॉलेज को जिस तरह सुधांशु जी ने तार कर दिया, मुझे लगता है अगली बार थोड़ा स्कॉलरली रियाज करके आएंगे। आनंद रंगनाथन मैं सवाल वही पूछूंगी जो पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक ये पूछ रही है विवेक सक्सेना कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने और लूटने वाले विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करने के पीछे सनातन विरोधी सोच हावी है। ये ऐसा है क्यों? और रोहित सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील और उमर को युवा नेता और राष्ट्र प्रेमी बताने वाले हामिद अंसारी, क्या इनके लिए चिकन नेक को अलग करने की बात कहने वाले राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं? ये कौन सी सोच है? क्या इसीलिए महमूद गजनवी को आज हिंदुस्तानी बताया जा रहा है? नमस्कार नाविका जी, और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिबेट यहाँ पे चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा 1-2 मिनट में कि जो मुख्तार अंसारी जी ने जो कहा है, जो उनका वक्तव्य आया है मुख्तार अंसारी जी का, ये एक तरह से ये एक चीज़ दर्शाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा हमीद अंसारी जी, सॉरी मुख्तार, वैसे दोनों रिश्तेदार हैं, वो एक ही फैमिली है, मैं कंफ्यूज हो गया। फैमिली एक है, ये बात आपकी सही है, फैमिली एक है। हाँ, माफ कीजिएगा, एक ही फैमिली है। हाँ,
हाँ माफ कीजिएगा, फैमिली एक है, और इनो हमीद अंसारी जी ने भी एक टेररिस्ट को अवार्ड दिया, पीएफआई चीफ को, अबू बकर को। हाँ सुन लीजिए। हाँ नहीं, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊं, एक ही फैमिली के दो लोग हैं, अब उसमें आप मुझे दोषी ठहराएंगे, मुझे माफी चाहता हूं। देखिए नाविका जी, ये बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं दर्दनाक डिबेट है। मैं इसको क्यों कहता हूं दर्दनाक? क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश कमजोर होते हैं अपने इतिहास से नहीं, देश कमजोर होते हैं जिस तरह से उनको अपना इतिहास पढ़ाया जाता है। और पिछले 70-75 सालों से हमें ये पढ़ाया गया है कि हमारे जो हीरोज हैं वो विलेन हैं और हमारे जो विलेन हैं वो हीरोज हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे हीरोज कौन हैं। आधे लोग जो पैनल में, उनको इनके नाम भी नहीं पता होंगे। मेरे हीरोज हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे हीरो हैं अब्दुल हमीद, मेरे हीरो हैं ओबैद सिद्दीकी, पूछिए कौन है ओबैद सिद्दीकी। मेरे हीरो हैं सलीम अली, पूछिए कौन है सलीम अली। मेरे हीरो हैं अजीजुल हक, पूछिए कौन है अजीजुल हक। पर इनको पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके हीरो हैं बाबर, महमूद गजनवी, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी। ये प्रॉब्लम है इस देश में। जो हीरो थे उनको विलेन बना दिया, जो विलेन है उनको हीरो बना दिया। अब एक पैनलिस्ट ने पूछा, अतीकुर रहमान साहब ने, माफ कीजिएगा मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, कि इनको औरंगजेब में कोई अच्छाई नहीं दिखती। तो भैया हिटलर में भी अच्छाई ढूंढ लो, वाटर कलर आर्टिस्ट था। कह दो, भूल जाओ कि उसने 6 मिलियन जूस को गैस चेंबर में दफना दिया, मार दिया। वो बहुत अच्छी वाटर कलर पेंटिंग करता था, उसने भी हाईवेज बनाए। ये बोल दीजिए। देखिए आनंद रंगनाथन जी, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? बुरहान वानी में भी तो इन्हें दिखा था ना, मैथ्स टीचर का बेटा दिखा था ना। तो फिर स्कूल टीचर का बेटा था। मैं अब एक अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट पे आप जाएं, अगर आप माने कि अफगानिस्तान ऑल्सो हिंदू कुश से इंडिया का एरिया था, इंडिया को वैसे तो ये मानते हैं नहीं, कहते 1947 में इंडिया बना, विष्णु पुराण को इनको देखना नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी ने गजनी में पैदा हुआ था। ये जरूरी है क्या वो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता था? नहीं। आप महमूद गजनवी को छोड़िए जो कि टर्किश डिसेंट अपने आप को मानता था। एक भी मुगल, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक, एक भी मुगल ने अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं माना है, टिमुरिड माना है। यह माना है कि मेरी लिनिएज टर्क से जाती है। वो अपने आप को खुद हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। और यहां के मुसलमान ताकि इलीगल इन्वेडर्स को हिंदुस्तानी बना दे, उनको हिंदुस्तानी बना दिया। ये सोच लेजिटिमेसी देने के लिए, लेजिटिमेसी देने के लिए क्या इतनी दूर तक जाना जरूरी है? फराज किदवाई जवाब दीजिए ना। हाँ नाविका जी, देखिए मैं एक बात ये बोल रहा हूं कि अभी आपने बात की कि इस देश में जो है वो बहुत सारे लुटेरे आए और उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और तमाम चीजें। हाँ सही है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन क्या ये गलत है नाविका जी? अब आप फिर कहेंगे कि मुझे दवा लेनी पड़ेगी, तो प्लीज अब ये ना बोलिएगा कि कश्मीर के राजा हर्ष इंडिया की हिस्ट्री में इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने के लिए एक स्पेशल पद बनवाया था, मतलब पोस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, और उसका नाम था धर्म स्थापन, उस पद का नाम था। तो क्या है, मैंने सुनिए तो अब, अरे नविका जी सुनिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी शुरुआती अपने उसमें बोला था कि इतिहास से हम सबक लेकर के आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, या हम इतिहास के बेसिस पर बदला लेंगे, जैसा भी कुछ दिन पहले कहा गया। एक बात और कह के इतिहास तो अपनी जगह था। ये हामिद अंसारी साहब को क्या सूझी कि उन्होंने इतिहास की एक ऐसी दुखती रग छेड़ दी जो इतिहास के पन्नों में भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ये इतिहास को छेड़ने का इल्जाम भी क्या आप ही के सर आएगा? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट करें, जो अभी आनंद रंगनाथन ने भी जिसकी तरफ इंडिकेट किया था, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुगल दरबार में जानते हैं क्या स्थितियां थी? जो टॉप की रैंकिंग थी वो ईरानियों को और तुरानियों को मिलती थी। यानी नंबर 1 पे टर्किश, उसको तुरान कहते थे, फिर ईरानी, उसके बाद वो लोग ये मानते थे फिर भी वो हिंदू राजाओं को कुछ पोजीशन दे देते थे, और जो मुस्लिम थे भारत के
उनको वो सबसे निम्न मानते थे। इसीलिए मैं अपने विद्वान जो विरोध में बैठे उनसे पूछना चाहता हूं, मुगलों के काल में मनसबदारी होती थी और हाईएस्ट रैंक मनसबदारी होती थी 40,000। किसी भारतीय मुसलमान को 40,000 की मनसबदारी दी हो तो बताइए। आज कितना बड़ा दुख है। अरे जिसने तुम्हें कन्वर्ट किया, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने आपको किसी लायक नहीं समझा और आज आप उसके झंडा बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती। और आज मैं विनम्रता से कहता हूं, जिस शरिया कानून को भारत ने मान्यता दे रखी है और राहुल गांधी जी ने अपने जमाने में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, उसमें जो मुस्लिम विवाह का कानून है, मजमूमे कानूने इस्लामिया, उसमें जाके पढ़िए क्या क्या लिखा है कि ये अरबी हैं और ये अजमी हैं। यानी हिंदुस्तान के मुसलमान को अजमी लिखा है, जो अशराफ हैं वो अरबी हैं और इनकी शादी उनसे नहीं हो सकती। ये ऊंचे हैं वो नीचे हैं। अफसोस, इसे कहते हैं शिकस्त खुरदार, मस्क शुदा जहनियत। यानी इतनी दबा दी गई है जहनियत कि कोई उससे उबरना नहीं चाहता। तो मैं भारतीय मुसलमानों से कहूंगा, उठो, देखो। जैसे डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने कहा, संयोग से तो ये साइंस की उस विधा के जानकार भी हैं। आज भारत का कोई मुसलमान मुगलों की डिसेंडेंसी, उनकी मां मंगोल बाबर की और बाप उज्बेक था। आज मैं चैलेंज के कहता हूं, टर्किश, मंगोलिश, कोई डीएनए कनेक्शन किसी मुसलमान का नहीं मिलेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग अपनी अपनी जाके करवा लें। मगर क्या बताएं, ये जो पॉलिटिकल जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये जो सेकुलर जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो नहीं मानेगी, वो लड़ाते हुए रखेगी। चाहे कितनी बेइज्जती होकर लड़ना पड़े, मगर हम लड़ते रहेंगे और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे कि शायद इन्हीं को उखाड़ कर मोदी को उखाड़ने का कुछ मौका मिल जाए, भले ही उस उखाड़ पछाड़ में खुद भी उखड़ जाए। सवाल हमने एक स्नैप पोल के जरिए पूछा। एक तरफ आक्रांताओं का महिमा मंडन, दूसरी तरफ घुसपैठियों का कथित संरक्षण क्या दिखाता है? 20,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, 84% लोग कहते हैं। 13% बेवजह का मुद्दा बना रही है बीजेपी, कह नहीं सकते 3%। 84% लोग मानते हैं कि भाई वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये कमबख्त वोट बैंक ऐसा है, आ ही नहीं रहा हाथ में। क्या करें? इसके लिए कुछ और मेहनत जरूरी है। यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।